द्वारा वो वहां के लोगों का ध्यान फिर से कश्मीर के ऊपर केंद्रित कर सके। हम्म। वहां पर बलूचिस्तान में जो घटनाएं वहां हो रही है, हम्म। उसमें जो बात आ गए उनके असेंबली के अंदर, जब उनके ही बड़े नेता मौलाना डीजल जब जाके बोलते हैं कि बलूचिस्तान तो गया हमारे हाथ से, हम्म। तो उसके पीछे की कोई एक बात है, वो मैं जो आज बताने जा रहा हूँ। हम्म। वहां के पॉलिटिकल सर्कल्स में और डिफेंस सर्कल्स में एक बहुत जाना पहचाना नाम है आयशा सिद्दीका का। उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले एक आर्टिकल लिखा था। जी। उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर कश्मीर पे वारदातें बढ़ा के भारत की गर्दन पकड़ने की कोशिश करेंगे, हम्म। जिससे वो उसको टेबल पे लाके कह सके कि आप अब बलूचिस्तान को शांत कर दो वरना हम कश्मीर को जला देंगे। हम्म। ये तो हो ना पाया। जी। उसके सामने जब मौलाना फजलुर रहमान डीजल जी आके बोलते हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने तो उसको जेल में डाल दिया होना चाहिए, अभी तक नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि डीजल लगे उतने सीधे नहीं है। हम्म। पाकिस्तानी, जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं, गहरा राज्य, उसके वो बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तहरीके लेबाक को चलाते हैं। अभी ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान की जो स्थिति है, अंदर से इम्प्लोड होने की कगार पर जाके खड़ा है, और वो आके हमसे फ्लैग मीटिंग करेगा और बोलेगा कि हम बंद कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये तो होने वाला नहीं है भैया। हम्म। हमें तो उनको, उनकी दुम को टेढ़ी जो है वो सीधी करने की कोशिश करनी पड़ेगी, हम्म। मगर ये दुम कभी टेढ़ी जो है वो सीधी होगी नहीं। हम्म। तो उनको आज के परिक्षेप में मैं सीधी भाषा में कहूँ तो आज से 1-2 साल पहले भी जब आमने सामने कुछ फायरिंग होती थी, तो डीके दुबे जी, कैप्टन सर मुझे बता, मेरी बात मानेंगे जी। ये बाबत में, कि पहले सामने से 2 गोलियां चलती थी, हम 2 ही चलाते थे, एक जमाना था। आज सामने से 2 चलती है ना, तो हमारा जवान जाके 500 धड़ाधड़ धड़ाधड़ छोड़ देता है। हम्म। सर्जिकल स्ट्राइक, और वो तो बात बाद में हुई सर। जी। उसके ऊपर, सरहद के ऊपर ऐसा करारा जवाब मिलता है हम्म। भारतीय सेना के द्वारा, जो आज के बदले हुए वैश्विक परिक्षेप का जवाब है। हम्म। और इसी वजह से मैं ये स्पष्ट रूप से मानता हूं हम्म। कि पाकिस्तानी है। ठीक है हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सर्वे के अगले 2 सवाल लेता हूं, दोनों के रिजल्ट बताता हूं और फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। मेरा सर्वे का अगला सवाल था कि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां नियंत्रण रेखा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए क्या पूरी तरह से तैयार हैं? 94% लोगों ने कहा कि हाँ वो पूरी तरह से तैयार हैं। 5% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने कहा कि अभी हम इस पर कुछ कहेंगे नहीं। जो सर्वे का आखिरी सवाल था वो ये था कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में कहा है कि राज्य में सुरक्षा बलों और निर्माण शिविरों पर आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? 27% लोगों ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से समस्या का हल निकल सकता है। 57% लोगों ने लेकिन ये कहा कि किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान से, और 16% लोगों ने इस पर किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं किया। मैं पांडे सर के पास चल रहा हूं। पांडे सर, क्या आपको कभी याद आता है कि पाकिस्तान ने वादा किया हो और उसको निभाया हो? भारत ने कभी भी पहल नहीं की। जब जब युद्ध विराम की बात हुई भारत ने उसको पूरी तरीके से माना, लेकिन हमेशा वो सीमा पार के ही लोग थे जिन्होंने हमेशा युद्ध विराम को तोड़ा, सीज फायर को तोड़ा, धोखा दिया। क्या इस बार उम्मीद कैसे करें फिर हम? सवाल ये खड़ा होता है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। पहली गोली जो है वो सीमा पार से ही आई और उसके बाद हमने प्रत्युत्तर दिया, और अब हम माकूल जवाब दे रहे हैं। मिस्टर भट्ट जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस हमारी किसी वार्ता के वजह से वहां पर जो है इन घटनाओं में कमी आई, जैसे कहा जा रहा है कि 2021 बाद काफी एकदम से कमी आई थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो उसका ये समझौते की वजह से नहीं, क्योंकि हमने प्रत्युत्तर जरा जबरदस्त दिया, पत्थर का जवाब हमने उनको ईंट से दिया, तो शायद उन समझ गए कि नुकसान उनको ज्यादा होगा। खैर, हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि क्या हम उस स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर कुछ शांति की तरफ, शांति की हम कुछ झलक देख पाएंगे।
मुझे मुझे तो नहीं लगता आज की स्थिति ऐसी है, क्योंकि उसका दो बहुत महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण ये कि भारत पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, जो राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल हो रही है, उसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं लगता कि वो जनता को बरगलाने के लिए, भुलाने के लिए इस रास्ते को छोड़ेगा। क्योंकि देखिए, चाहे हम कितना भी कुछ कह रहे हैं, दोनों देशों में जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड है देश विरोधी बातों की तरफ ध्यान देने में। तो जब पूरा ध्यान कहते हैं कि भाई पाकिस्तान, हम भारत पर हम अटैक कर रहे हैं, या हम ये आतंकवादी भेज रहे हैं, या अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि हमें भारत परेशान कर रहा है, हमारे भाइयों को जो कश्मीर में परेशान कर रहा है। लेकिन हालात बदल चुके हैं। धारा 370 के बाद वो कश्मीर वो नहीं रहा जो पहले था, पूरा विश्व जानता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि वहां के लोग ही कब जानना जाएंगे। आज मीडिया का जमाना है, एक्सपोजर पूरा जो चाहे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, सैटेलाइट की इमेजरी अवेलेबल है, और नेट पर हमने कुछ छुपाया कुछ नहीं है, भारत ने कभी कुछ छुपाया नहीं, पूरी पारदर्शिता बढ़ती है। तो वहां पर अब जब माहौल एक सामान्य हो रहा है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल ये उनके जो मुताबिक है, वो जो चाहते हैं उसके सामने नहीं है ना, जो चाहते हैं कि वो कश्मीर डिस्टर्ब रहे। देखना हमें ये है कि क्या ये जो हमारे कूटनीतिक प्रयास हैं, इनसे कुछ हमें सफलता हासिल होगी। देखिए, कूटनीतिक प्रयास से अगर सफलता हासिल होती तब तक हो चुकी होती। तो मेरा ये मानना है कि अब दो ही महत्वपूर्ण है, या तो उनको हम आर्थिक रूप से उनके मारें उनको, या सैन्य रूप से मारें। अब दिक्कत यह है कि आर्थिक रूप से मारने के लिए क्या आपके पास उतने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप उनको सीधा कर सकते हैं? इसके लिए आपको पूरा जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, और हम उस क्षेत्र में काफी हद तक सफल भी रहे। पाकिस्तान के खिलाफ पूरा विश्व अब धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो गया है, और जो अमेरिका से जो उनको इमदाद मिलती थी वो भी अब उसमें रोक लगी है, और केवल एकमात्र उनका दोस्त बचा है, वो है चीन। चीन ने जो है उनको हर प्रकार की सहायता देने की कोशिश की है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत को डिस्टर्ब नहीं किया गया तो वो भारत का सामना नहीं कर पाएगा। तो हालांकि हम हमेशा इसका अस्तित्व विश्वास करते रहे हैं, और हमने वसुधैव कुटुंबकम को माना है। ऐसे हालात में दोनों देश हम आपसी विश्वास हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये मुझे इसका बड़ा दुख होता है कि इतने प्रयास किए गए राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, लेकिन उनका हल क्यों निकाल पाता। क्योंकि एक मानसिकता जो है, एक आइडियोलॉजी है, जो कि वहाँ के लोकल नेताओं ने जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, वो एक दुखदाई है। जब तक उसको समाप्त नहीं करेंगे, किसी गोली से या कूटनीतिक कोई हल निकल पाएगा, मुझे इसकी उम्मीद थोड़ा कम लगती है। बिल्कुल। हिमांशु भट्ट जी, हमेशा ये बात कही जाती है जब हम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं या पाकिस्तान से इस तरह की बातचीत होती है और वो फिर बार बार धोखा देता है, फिर कई लोग कहते हैं कि ये पड़ोसी है, एक बार फिर बात करो, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जो पड़ोसी सुधरे ही नहीं, जो 47 से लेकर अब तक नहीं सुधरा, तो वो आगे क्या सुधरेगा? क्या बात करनी ऐसे पड़ोसी से जिसकी वजह से हमें अपने सैनिकों को खोना पड़ता है? बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं बेचारे, जिनके घर हैं वहां पर, वो डर के साए में जीते हैं, बंकरों में छिप कर रहते हैं। क्या फायदा ऐसे पड़ोसी का? सर, मैं बताऊं आपको, 75 साल में जो नहीं सुधरा वो अब सुधर जाएगा, ये आशा रखनी ही गलत है। और अब तो हमने पिछले 5 साल से जो इकोनॉमिक स्क्वीज लगाई है ना, तो पाकिस्तान के यहाँ तो हालत ऐसी है, खाने को आटा नहीं है भैया। अभी ये लड़ने की बात करते हैं, घुसपैठ तो करवाते हैं सरहद पार से। आर्मी वालों को पूछो, वो बोलेंगे उनके पास कितना तेल बचा है। क्या वो 7 दिन का युद्ध भी भारत के सामने लड़ सकते हैं? 7 तो मैंने बहुत कम कह दिया, 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। उनके टैंक तो है, मगर चलेंगे कहाँ? तेल भी तो होना चाहिए टैंक के अंदर। ऐसी कंगालियत भरी हालत के अंदर जब कोई राष्ट्र आ गया हो, तो उससे आप क्या कर सकते हो? सहानुभूति के अलावा और कुछ बचता नहीं है। घृणा के भी काबिल नहीं है वो, मैं तो ऐसा कहूंगा। ऐसी स्थिति के अंदर आप जो आशा रख रहे हैं ना कि शांति बहाल हो जाएगी, अमन की आशा के वो दिन चले गए भैया। हम ही गाते थे वो अमन की आशा के गीत, हम ही गए थे वहां पर, लाहौर से लाहौर तक बस लेके गए थे। मोदी जी 2016 में मोदी जी मुझे लगता है शायद पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठाता है। उसको पता है कि जो हम हैं एक अमन पसंद मुल्क हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं से भी कहीं तक गोली चले, हम नहीं चाहते कि कहीं से कहीं तक भी लाशें गिरें। प्यार से रहने वाले लोग हैं, एक अमन पसंद मुल्क हैं, शायद इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। नहीं, इसी बात का फायदा उठाते हैं, मगर आज का भारत वो नहीं है सर। वहीं वो गलती करते हैं।
आज जैसे आइसोलेशन पाकिस्तान का पूरे विश्व के अंदर हो चुका है, उसे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आज उनको सऊदी अरेबिया कुछ देने को तैयार नहीं है। खाली एक थोड़ा बहुत कुछ दे देता है तो चीन दे देता है, मगर चीन की भी आर्थिक हालत आज ऐसी है कि चीन कितना सहयोग करेगा। और आज के वैश्विक परिक्षेप में मैंने फिर से कह रहा हूं, मैं 2025 के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता खुला नहीं है। 24 हफ्ते ले चुके हैं वो इमदाद के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक से और WFF, वर्ल्ड फाइनेंशियल फोरम से। अभी ऐसे पे कितने बारी लेगा वो, कितना लेगा सर? जहां पर 20 रुपए के टमाटर 200 रुपए तक जा सकते हैं, कि कश्मीर के हमारे भाई लोग 20 रुपए में टमाटर लेते हैं और वहां पर लोगों को 200 रुपए के टमाटर लेने पड़ते हैं। वो पाकिस्तानी राजनीतिक खेलखाओं की नीतियों की वजह से है, उनको ये करना पड़ रहा है जी। और इसमें आवाम भुगत रही है, मगर इसका कोई चारा नहीं, क्योंकि 75 साल के बाद भारत में वो कोई मूड नहीं बचा। भारत का कोई नहीं मानता कि हमारा पड़ोसी है, जाने दो वाली बात अभी भूल जा। अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि पहले वहां से 2 गोली आती थी, हमारे सामने से 2 ही जाती थी, अब तो 2 नहीं, सामने से 200-500 निकल जाती है। और भारतीय सेना ने आज, मैं तो ये मानता हूं कि फ्लैग मीटिंग में ये बात बहुत स्पष्ट कर दी गई होगी कि भैया अभी जो बंद नहीं हुआ तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप खड़े रहने के काबिल भी नहीं रहोगे। मेरा तो ये मानना है। ठीक है, मैं पांडे सर से एक सवाल लेता हूं। सर, ये आज की मीटिंग में कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया होगा पाकिस्तान के अफसरों को? क्योंकि पिछले हमने 8, 10, 15 दिनों में देखा कि बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो हुई हैं सीज फायर वायलेशन को लेकर, और इस साइड लैंडमाइन ब्लास्ट भी हुए हैं, घुसपैठ की भी कोशिशें की गई रजौरी और सुंदरबनी सेक्टर में। ऑल्दो यहाँ भारत की तरफ से उनको ख़त्म कर दिया गया सारी कोशिशों को, और कई घुसपैठी वहाँ पर मारे भी गए। तो कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया होगा, स्ट्रॉन्ग, लाउड एंड क्लियर? देखिए, जो भट्ट सर कह रहे हैं, मैं काफ़ी उससे सहमत हूँ। और जो 94% की जो आंकड़े देश के लोग कह रहे हैं कि सेना तैयार है, और शायद उसी का नतीजा है कि घुसपैठ और उनके ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। जहां तक बात है आज की मीटिंग में, निश्चित रूप से शुरुआत में तो बात कही गई होगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, और यूनिफॉर्म के अंदर आप एक बंदे को मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं, क्या उद्देश्य, क्या अचीव करेंगे आप इन सबसे, क्या कोई एक कॉन्क्रीट रिजल्ट आएगा इन सब प्रयासों से? निश्चित रूप से बात कही गई होगी। हालांकि वहां से कभी कोई पोस्ट मीटिंग ब्रीफिंग नहीं हुई है, ना कोई उसका कोई रिलीज आया है, लेकिन यह अनुमान किया जा सकता है कि शुरुआत में निश्चित रूप से मीटिंग क्यों की गई, इसको पता है कुछ जो है अनयूजुअल हुआ है जिसकी वजह से मीटिंग की जा रही है। वो क्या हुआ, निश्चित रूप से भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा होगा कि आप जो ये कर रहे हैं ये समझौते का उल्लंघन है, और ये कब तक, कैसे, आखिर उद्देश्य क्या है, और अब हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। निश्चित रूप से बधे हुए शब्दों में कहा होगा। ये तो देखिए, ऐसे जब मीटिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा खुल के आप एग्रेसिवली बोल नहीं सकते कि हम आपको मार देंगे, काट देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, हमसे आप क्या उम्मीद करते हैं, मैसेज वही है, शब्द लेकिन दूसरे हैं। तो निश्चित रूप से उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया होगा कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं है, और हमसे किसी प्रकार की आप शांति की उम्मीद मत करिए, हम इसका प्रत्युत्तर देंगे और हम एक कदम आगे बढ़ के देंगे। तो लेकिन ये है कि ये आखिर जो मीटिंग में जो लोग आए हैं, ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग थी, उनका जो टीम आई थी वो भी आखिर उनके पीछे जो मोटिव है, जो बात कहने वाले हैं, जिनके शब्द जिनके हैं, ISI और वहाँ का राजनीतिक संगठन वो क्या कहता है, वो उन्होंने वही कहा होगा। और आप कुछ भी कहते रहिए, जैसे आपने देखा होगा, आप भी लोग जब संवाद करते हैं और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बुलाते हैं, वो अपनी एक राग पकड़ लेते हैं, उससे हटते नहीं कभी। बिल्कुल उसी प्रकार से मीटिंग में वही होता है कि वहाँ के लोगों को जो ISI ने जो ब्रीफिंग कर दी, वो इस पर बिल्कुल अडग रहेंगे। शब्दों का हेर फेर इधर होता रहेगा, लेकिन मुख्य तौर पर मैसेज होगा वही होगा। तो निश्चित रूप से अब जो है कितना भी हमको परेशान करने, अंतर्गतवा हमने भले ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में उनकी थू हो रही है, और बाकी क्षेत्रों में भी उनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अंतर्गतवा तो हमारे खिलाफ ही उनके एक्शन हो रहे हैं। ये एक दुखद बात है। उसको रोकने के लिए हमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने ही होंगे। अब समय आ गया है कि हम आर पार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर DK पांडे और हिमांशु भट्ट जी साथ में जुड़ने के लिए। और दोनों के साथ बातचीत में एक ही इलाज समझ में आया पाकिस्तान का, कि अब अगर पाकिस्तान
इस फ्लैग मीटिंग का सम्मान नहीं रखता है। जो बातें, जो हिदायत पाकिस्तान को इस फ्लैग मीटिंग में दी गई होगी, अगर उस हिदायत को पाकिस्तान नहीं मानता और फिर से वही हरकत करता है छुरा भोंकने वाली पीठ में, तो फिर पाकिस्तान को सामने से जवाब देना होगा और यही पाकिस्तान का असली इलाज भी है। फिलहाल